वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल के समय के जो चोल वंश था, सबसे महान साम्राज्य, तो उसे समाप्त किया। और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग पांड्य वंश की शुरुआत करेंगे, जो एक छोटा सा डायनेस्टी है। हालांकि इसके बारे में इतिहासकारों को क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ राजाओं से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। तो संगम वंश में एक महान राजा था, हमने बताया था नेडुजेलियन और नेडियोन। तो उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा था। और उसके बाद इसे दूसरे बार फिर जब छठी शताब्दी के बाद इसका जो इतिहास है वह अंधकारपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कलभ्रंशों का शासन हो जाता है, जिसके बारे में इतिहास में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद फिर तीसरी शताब्दी के से लेकर छठी शताब्दी तक कलभ्रंशों का शासन होता है। लेकिन छठी शताब्दी से फिर एक बार पांड्य राजवंश का उदय होता है, और फिर यह 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी तक रहता है, और फिर इसके बाद इतिहास इसका गुम हो जाता है। लेकिन 13वीं शताब्दी में एक बार फिर से इसका उदय होता है, और 16वीं से 17वीं शताब्दी तक इसका शासन चलता है, और फिर यह विलुप्त हो जाता है पूरी तरह से। तो ये जो दूसरी बार का इतिहास है, दूसरे समय का, पूर्व मध्यकाल का, और इसके बाद एक मध्यकाल के इतिहास में इसका उदय होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे पूर्व मध्यकाल में देखें। हालांकि क्रमबद्ध नहीं, पर राजाओं के नाम है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव ही, तो उसे हम लोग देख लें। और उसके बाद यह पांड्य वंश समाप्त होगा और पूर्व मध्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे विजयनगर, संगम वंश। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पूर्व मध्यकालीन पांड्य वंश। छठी शताब्दी में कलभ्रंशों का अंतकर कंडूगोन, जिसका शासन काल लगभग 590 से 620 ईस्वी तक था, तथा उसके पुत्र मारवर्मन अरनीसुलामणि, जिसका शासनकाल लगभग 620 ईस्वी से 654 ईस्वी तक था, के द्वारा पांड्य वंश की स्थापना। हालांकि पांड्य वंश का संस्थापक कंडूगोन माना जाता है। याद रखेंगे कि छठी शताब्दी में कलभ्रंशों का अंत करके कंडूगोन, जिसका शासन काल था लगभग 590 ईस्वी से 620 ईस्वी, और उसके पुत्र मारवर्मन अरनीसुलामणि, जो कि कंडूगोन के बाद शासक बना, तो उन्होंने पांड्य वंश की स्थापना की थी। तो मुख्यतः माना जाता है कंडूगोन को। कब? 590 ईस्वी में, कि 590 ईस्वी में कंडूगोन ने कलभ्रंशों का अंत कर पांड्य वंश का दोबारा उदय किया, और यह 620 ईस्वी के लगभग शासन किया। उसके बाद मारवर्मन अरनीसुलामणि उसका पुत्र शासक बना, जिसका शासन काल लगभग 620 ईस्वी से 654 ईस्वी तक रहा। इसके बाद शासक बना सेंदन, जिसे जयंत वर्मन कहा जाता है। 654 ईस्वी से 670 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। द्वारा चेर राज्य पर विजय। सेंदन एक न्यायप्रिय एवं शौर्यपूर्ण राजा। तो यह जो सेंदन था, उसने चेर राज्य पर विजय प्राप्त किया, और इसे अपनी न्यायपूर्ण और शौर्यप्रियता के लिए जाना जाता है। वह एक न्यायप्रिय और शौर्यपूर्ण राजा था। उसकी काफी शौर्य थी, और न्याय करने के लिए वह प्रसिद्ध था। तो सेंदन या जयंत वर्मन, जिसका शासन काल 654 से 670 ईस्वी तक रहता है, उसने चेर राज्य पर विजय प्राप्त किया, और वह एक न्यायप्रिय और शौर्यपूर्ण शासक था। इसके बाद अरिकेसरी पारंकुश मारवर्मन। तो अरिकेसरी पारंकुश मारवर्मन, जिसका शासन काल लगभग 670 ईस्वी से 710 ईस्वी तक रहता है, तो इसका शासन काल 670 ईस्वी से लगभग 710 ईस्वी तक रहता है, के समय से पांड्य वंश के गौरव का श्री गणेश आरंभ। इसका अन्य नाम था नेडुरमन और कून पांड्य।
तो अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन के समय से ही पांड्य वंश के गौरव का आरंभ होता है। उसका गौरव एक बार फिर से विकसित होता है। और इस अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन का एक और नाम था नेडुरमन। नेडुरमन उसे कून पांड्य भी कहा जाता था। कौन? कून पांड्य, याद रखेंगे, नेडुरमन या कून पांड्य। अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन के समय पांड्य राज्य का विस्तार उनकी परंपरागत सीमाओं के बाहर भी। तो इसी अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन के समय जो पांड्य राज्य का विस्तार था वह उसकी परंपरागत सीमाओं के बाहर भी हो गया था। अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन की साम्राज्य विस्तारवादी नीति के कारण इसका संघर्ष उत्तर में पल्लवों और पश्चिम में केरल के साथ हुआ। तो याद रखेंगे, यह इसका जो नीति था वह साम्राज्य विस्तारवादी नीति था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना ही इस अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन का मुख्य उद्देश्य था। और इसी नीति के तहत इसने क्या किया कि उत्तर में पल्लवों और पश्चिम में केरल पर विजय प्राप्त किया, कि पल्लवों और केरल को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर में पल्लवों को हराया और पश्चिम में केरल को। अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन के द्वारा संत संबदर से प्रभावित होकर शैव सिद्धांत की दीक्षा और जैनियों को त्रस्त। तो अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन ने अपने संत संबदर से प्रभावित होकर शैव सिद्धांत की दीक्षा ली और उसके बाद क्या किया कि जैनियों को त्रस्त किया, अर्थात जैन समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया। तो अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन, इसके गुरु का क्या नाम था? संत संबदर। तो संत संबदर उसी से प्रभावित होकर यह शैव सिद्धांत का दीक्षा लिया। तो संत संबदर शैव गुरु था और उसके बाद इसने जैनियों को त्रस्त किया, जैन समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया। याद रखेंगे, तो गुरु का क्या नाम था? संत संबदर। याद रखेंगे किसका? तो अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन का। और उन्हीं से प्रभावित होकर इसने शैव सिद्धांत की दीक्षा ली, अर्थात यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसके बाद शासक बनता है कुच्चडयन रणधीर। तो कुच्चडयन रणधीर जिसका शासनकाल लगभग 710 ईस्वी से 730 ईस्वी तक रहा। तो इस द्वारा चोल तथा चेर पर विजय तथा कोंगू देश और मंगलपुरम, जिसे मंगलौर भी कहा जाता था, उस पर विजय। तो कुच्चडयन रणधीर जिसका शासनकाल 710 से 730 था, तो उसने चोल, चेर, कोंगू देश और मंगलपुरम, जिसे मंगलौर कहा जाता था, तो इन सभी इलाकों पर विजय प्राप्त किया। चोल, चेर, कोंगू देश और मंगलपुरम या फिर मंगलौर जिसे वर्तमान में कहते हैं, उस पर विजय प्राप्त किया। किसने? तो कुच्चडयन रणधीर ने। इसके बाद अगला शासक बनता है मार बर्मन राजसिंह प्रथम। तो मार बर्मन राजसिंह प्रथम 730 ईस्वी से 765 ईस्वी तक शासक रहता है। द्वारा पल्लव नरेश नंदी बर्मन मल्लव मल्ल पर कई युद्धों में विजय। तो याद रखेंगे, मार बर्मन राज सिंह प्रथम जिसका शासनकाल 730 ईस्वी से 765 ईस्वी तक रहता है, उसने पल्लव नरेश नंदी बर्मन मल्लव मल्ल पर कई युद्धों में विजय प्राप्त किया। मार बर्मन राज सिंह प्रथम के द्वारा कावेरी नदी को पार करके मलकोंगम पर विजय। तो मार बर्मन राज सिंह प्रथम ने कावेरी नदी को पार करके मलकोंगम पर विजय प्राप्त किया। याद रखेंगे, मार बर्मन राज सिंह प्रथम के द्वारा पश्चिमी चालुक्य नरेश कीर्ति बर्मन द्वितीय और उसके गंग सामंत श्री पुरुष पर वेन्नॉय के युद्ध में
विजय। तोमार वर्मन राज सिंह प्रथम ने पश्चिमी चालुक्य नरेश कीर्ति वर्मन द्वितीय और उसके गंग सामंत श्री पुरुष को वेनवाई के युद्ध में पराजित किया। तोमार वर्मन राज सिंह के द्वारा पश्चिमी चालुक्य नरेश कीर्ति वर्मन द्वितीय और उसके गंग सामंत श्री पुरुष पर वेनवाई के युद्ध में विजय। मार वर्मन राज सिंह के द्वारा महादान संपन्न। तो याद रखेंगे मार वर्मन राज सिंह ने कई महादान दिया। तो महादान का इसका मतलब होता है कई लोगों को काफी बड़ी राशि का दान किया। तो मार वर्मन राज सिंह के द्वारा कई महादान संपन्न, तो इसे क्या कहा जाता था? तो मार वर्मन राज सिंह प्रथम, याद रखेंगे। तो मार वर्मन राज सिंह को मार वर्मन राज सिंह प्रथम भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो शासक बनता है जटिल परांतक नेडुंजडैन। तो जटिल परांतक नेडुंजडैन जिसका शासन काल 765 ईस्वी से 815 ईस्वी तक रहता है, जिसका वास्तविक नाम क्या था? तो वर्गुन महाराज प्रथम। तो जिसका वास्तविक नाम था वर्गुन महाराज प्रथम, पांड्य राज्य का सबसे अधिक विस्तार। तो इसने पांड्य राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया। इसे वर्गुन वर्मन प्रथम भी कहा जाता है। वर्गुन वर्मन प्रथम, याद रखेंगे कि जटिल परांतक नेडुंजडैन जिसका शासन काल 765 ईस्वी से 815 ईस्वी तक था, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो वर्गुन महाराज प्रथम या वर्गुन वर्मन प्रथम, और इसके समय पांड्य राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। वर्गुन महाराज प्रथम के द्वारा पल्लवों को कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर पेनागवन नामक स्थान पर विजय। तो वर्गुन महाराज प्रथम ने पल्लवों को कावेरी नदी के तट पर पेनागवन नामक स्थान पर पराजित किया। तो याद रखेंगे कि वर्गुन वर्मन प्रथम या वर्गुन महाराज प्रथम ने पल्लवों को कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर पेनागवन नामक स्थान पर पराजित किया। कहां पे? तो पेनागवम, याद रखेंगे, पेनागवम नामक स्थान पर पराजित किया पल्लवों को कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर। वर्गुन महाराज प्रथम के द्वारा पश्चिमी कोंगू देश के शासक के सामंत अधियमान तथा पल्लव और केरल देश के संगठन को पराजित कर कोंगू देश पर कब्जा। तो वर्गुन महाराज प्रथम ने पश्चिमी कोंगू देश के शासक के सामंत अधियमान को पराजित किया गया और पल्लव और केरल देश के संगठन को पराजित करके कोंगू देश पर कब्जा किया गया। तो यह चीज हमने बताया भी है कि वर्गुन महाराज प्रथम के द्वारा कोंगू देश के सामंत उदीयमान तथा पल्लव और केरल देश के संगठन को पराजित करके किस पर कब्जा किया गया? तो कोंगू देश पर। वर्गुन महाराज प्रथम के द्वारा विलियम के दुर्ग को नष्ट कर वेनाड अर्थात दक्षिणी त्रावणकोर पर विजय तथा बीच के प्रदेश के आर्य सामंत पर विजय। तो वर्गुन महाराज प्रथम ने विलियम के दुर्ग को नष्ट करके वेनाड, जिसे दक्षिण त्रावणकोर भी वर्तमान में कहते हैं,
उस पर विजय प्राप्त किया और उसके बाद बीच के प्रदेश के जो आर्य सामंत थे उनको भी इसने पराजित किया। किसने? तो वरगुण महाराज प्रथम या वरगुण वर्मन प्रथम ने। वरगुण महाराज प्रथम के समय पांड्य वंश का साम्राज्य विस्तार त्रिचिनापल्ली, तंजौर, सालेम, कोयम्बटूर और दक्षिणी त्रावणकोर तक। तो वरगुण महाराज प्रथम के समय जो पांड्य वंश था उसका साम्राज्य विस्तार त्रिचिनापल्ली, तंजौर, सालेम, कोयम्बटूर और दक्षिणी त्रावणकोर तक था। याद रखेंगे। वरगुण महाराज प्रथम के द्वारा शैव एवं विष्णु दोनों मंदिरों का निर्माण। तो वरगुण महाराज प्रथम या वरगुण वर्मन प्रथम ने शैव मंदिर और विष्णु मंदिर दोनों मंदिरों का निर्माण किया। अर्थात वरगुण वर्मन जो प्रथम था वह शैव धर्म को भी मानता था और विष्णु धर्म को भी मानता था। याद रखेंगे। तो इसी कारण वरगुण महाराज प्रथम या वरगुण वर्मन प्रथम ने शिव मंदिर और विष्णु मंदिर दोनों का निर्माण किया। याद रखेंगे। वरगुण महाराज प्रथम के गुरु शैव संत माणिक वाचगर। तो वरगुण महाराज प्रथम के गुरु का क्या नाम था? तो शैव संत माणिक वाचगर। तो शैव संत माणिक वाचगर इसके गुरु थे। किसके? तो जटिल पारांतक नेडुर जैन या फिर वरगुण महाराज प्रथम के। इसके बाद अगला शासक बनता है, यह एक महान शासक था जिसका नाम था श्रीमार बल्लभ। तो जिसका शासनकाल 815 ईस्वी से 832 ईस्वी तक रहता है। तो श्रीमार बल्लभ का शासनकाल 815 ईस्वी से 832 ईस्वी तक रहता है। के द्वारा भी साम्राज्य विस्तार नीति को बरकरार। तो इसने भी अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति को बरकरार रखा। अर्थात श्रीमान बल्लभ ने भी साम्राज्य विस्तारवादी की जो नीति थी, अर्थात अपने साम्राज्य विस्तार की नीति थी, उसको बरकरार रखा। इसने भी साम्राज्य विस्तार जारी रखा। क्या नाम था? तो श्रीमान बल्लभ। 815 से 832 ईस्वी। श्रीमान बल्लभ के द्वारा लंका पर आक्रमण कर उसके उत्तरी भाग और राजधानी में लूट। तो श्रीमान बल्लभ ने सिंहल देश अर्थात श्रीलंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी भाग और उसकी राजधानी में लूटपाट सहित कब्जा किया। तो श्रीमान बल्लभ द्वारा लंका पर आक्रमण करके उसके उत्तरी भाग और उसकी राजधानी में काफी लूटपाट की गई। याद रखेंगे। श्रीमान बल्लभ के द्वारा गंग, चोल और राष्ट्रकूटों के संघ को कुंभकोणम के युद्ध में विजय। तो याद रखेंगे कि श्रीमान बल्लभ ने गंग, चोल और राष्ट्रकूटों के संघ को पराजित किया। कि राष्ट्रकूट, चोल और गंग वंश ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। तो उन तीनों संघों को श्रीमान बल्लभ के द्वारा पराजित किया गया। किस युद्ध में? तो कुंभकोणम के युद्ध में। कुंभकोणम के युद्ध में इन तीनों के संघों को इसने श्रीमान बल्लभ ने पराजित किया था। श्रीमान बल्लभ की पल्लव नरेश नृपतुंग के द्वारा अरिसील के युद्ध में बुरी तरह से पराजय। हालांकि श्रीमान बल्लभ की पराजय भी होती है। उस युद्ध का नाम था अरिसील का युद्ध। किसके द्वारा? तो पल्लव नरेश नृपतुंग के द्वारा। तो श्रीमान बल्लभ की पल्लव नरेश नृपतुंग के द्वारा अरिसील के युद्ध में बुरी तरह से क्या होती है? तो पराजय होती है। श्रीमान बल्लभ के समय लंका के शासक सेन द्वितीय की पांड्यों की राजधानी में लूट 832 ईस्वी में और उसी वर्ष में इस युद्ध में लगे घावों के कारण श्रीमान बल्लभ की मृत्यु। तो 832 ईस्वी में श्रीमान बल्लभ के समय
लंका के शासक सेन द्वितीय ने पांड्यों की राजधानी में भारी लूटपाट की और पांड्यों को पराजित भी किया। और इसी वर्ष इस युद्ध में उसे काफी घाव लग गया था। किसे? तो श्रीमान बल्लभ को। और उसी घावों के कारण उसी वर्ष इसकी मृत्यु भी हो जाती है। किसकी? तो श्रीमान बल्लभ की। तो श्रीमान बल्लभ के समय लंका के शासक सेन द्वितीय की पांड्यों की राजधानी में लूट और 832 ईस्वी में और इसी वर्ष युद्ध में लगे घावों के कारण श्रीमान बल्लभ की मृत्यु हो जाती है। सिंहल सेनापति के द्वारा श्रीमान बल्लभ के पुत्र वर्गुन वर्मन द्वितीय, जिसका शासन काल 832 से 880 ईस्वी तक था, को अगला उत्तराधिकारी नियुक्त। तो जैसे ही 832 ईस्वी में इसको पराजित किया जाता है श्रीमान बल्लभ को और इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसी के बाद सिंहल सेनापति के द्वारा श्रीलंका के सेनापति ने इसके पुत्र, किसकी? तो श्रीमान बल्लभ के पुत्र वर्गुन वर्मन द्वितीय को अगला उत्तराधिकारी बनाया जाता है पांड्य वंश का, जो 832 ईस्वी से 880 ईस्वी तक पांड्य वंश का शासक रहता है। याद रखेंगे 832 से 880। पल्लव, चोल और गंग वंशों के संयुक्त संगठन के द्वारा श्रीपुरम्बियम के युद्ध में वर्गुन वर्मन द्वितीय की पराजय। तो वर्गुन वर्मन द्वितीय की पराजय होती है किस युद्ध में? तो पल्लव, चोल और गंग वंशों के द्वारा। तो पल्लव, चोल और गंग वंशों के संयुक्त संगठन के द्वारा इसकी वर्गुन वर्मन द्वितीय की पराजय होती है। किस युद्ध में? तो श्रीपुरम्बियम के युद्ध में। श्रीपुरम्बियम के युद्ध में चोल, पल्लव और गंग वंशों के संयुक्त संगठन के द्वारा वर्गुन वर्मन द्वितीय की पराजय होती है। इसके बाद अगला जो शासक बनता है मारवर्मन राज सिंह द्वितीय। तो मारवर्मन राज सिंह द्वितीय अगला शासक बनता है पांड्य वंश का, जिसका शासन काल 900 ईस्वी से 920 ईस्वी तक था। तो इसके द्वारा लंका की सहायता से चोलों पर आक्रमण पर चोल नरेश परांतक प्रथम के द्वारा पराजय और मारवर्मन राज सिंह द्वितीय का पहले लंका और फिर केरल में शरण। तो मारवर्मन राज सिंह द्वितीय, जिसका शासन काल 900 से 920 ईस्वी तक था, तो उसने लंका की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया। लेकिन उस समय चोल नरेश था परांतक प्रथम, जो एक महान शासक था, तो उसने इसे पराजित किया और मारवर्मन राज सिंह द्वितीय लंका भाग गया, वहां पे शरण लिया। फिर वहां पे इस परांतक प्रथम ने हमला किया इस पर और वहां से भी भाग कर यह केरल चला आया और वहां पर शरण लिया। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच पांड्य राज्य चोलों के अधीन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। तो 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच पांड्य राज्य जो था वह चोलों के अधीन हो गया और इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। याद रखेंगे। तो फिर एक बार फिर से पांड्य वंश चोलों के अधीन हो जाता है, स्वतंत्र नहीं रह पाया। इसके बाद एक बार फिर से स्वतंत्र होगा। वीर पांड्य द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की सहायता से चोलों पर विजय प्राप्त कर पुनः पांड्य वंश की स्थापना। तो 10वीं से तो वीर पांड्य द्वितीय राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय की सहायता से चोलों पर विजय प्राप्त करके एक बार फिर से पांड्य वंश की स्थापना किया 13वीं शताब्दी में। याद रखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ शासक होंगे 13वीं से 16वीं शताब्दी में, जैसे कि जटावर्मन, कुलशेखर। वीर पांड्य द्वितीय के द्वारा नाप तौल पैमाने को सुधारने का प्रयास तथा आदित्य द्वितीय, जो कि एक चोल नरेश था, के द्वारा हत्या।
तो वीर पांड्य द्वितीय ने नाप तौल पैमाने को सुधारने का प्रयास किया। हालांकि उसकी हत्या कर दी जाती है चोल नरेश आदित्य द्वितीय के द्वारा। याद रखेंगे। तो वीर पांड्य द्वितीय के द्वारा नाप तौल पैमाने को सुधारने का प्रयास, लेकिन आदित्य द्वितीय जो कि एक चोल नरेश था उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। 1166 ईस्वी में पराक्रम पांड्य और कुलशेखर के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ। लंका नरेश पराक्रम बाहु को के द्वारा पांड्य नरेश पराक्रम पांड्य की सहायता तथा कुलशेखर की सहायता चोलों के द्वारा, जिसमें कुलशेखर विजय और अगला पांड्य शासक नियुक्त। याद रखेंगे। तो 1166 ईस्वी में पराक्रम पांड्य और कुलशेखर के बीच उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ। इसमें चोल नरेश पराक्रम बाहु ने पांड्य नरेश पराक्रम पांड्य की सहायता की, जबकि कुलशेखर की सहायता चोलों ने की, और इस युद्ध में कुलशेखर विजयी हो जाता है और अगला पांड्य शासक उसे नियुक्त किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में यह कमेंट लिखें, क्योंकि चोल जब वंश हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि कौन से चोल शासक ने इसकी सहायता की थी। किसकी? तो कुलशेखर की। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। चोलों के द्वारा वीर पांड्य का समर्थन कर कुलशेखर को भगाया गया। तो चोलों ने वीर पांड्य को बाद में उसका समर्थन करके कुलशेखर को भगा दिया। तो यह भी हमने बताया था, तो इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कौन सा चोल शासक था जिसने वीर पांड्य द्वितीय का समर्थन करके कुलशेखर को भगा दिया था। याद रखेंगे। तो चोलों के द्वारा वीर पांड्य द्वितीय का समर्थन कर कुलशेखर को भगाया गया। वीर पांड्य द्वितीय तथा पराक्रम बाहु के संगठन को चोलों के द्वारा पराजय और वीर पांड्य चोलों के अधीन और अगला पांड्य शासक विक्रम पांड्य मदुरा के सिंहासन पर। तो वीर पांड्य द्वितीय और पराक्रम बाहु ने बाद में एक संगठन स्थापित कर दिया। तो वीर पांड्य द्वितीय और सिंहल नरेश पराक्रम बाहु ने बाद में एक संगठन बनाया और उस संगठन को चोलों ने पराजित किया। हमने बताया था इसे चोल वंश में। तो इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा चोल शासक था जो इस संगठन को पराजित किया। और वीर पांड्य चोलों के अधीन हो गया और अगला जो पांड्य शासक बना वह था विक्रम पांड्य, जो मदुरा के सिंहासन पर बैठ गया। विक्रम पांड्य। तो यह था पूर्व मध्यकालीन पांड्य वंश। इसके बाद छोटा सा फैक्ट बचा है, छोटा सा फैक्ट है जो हम लोग कुछ समय के बाद देखेंगे, और यह पूर्व मध्यकाल समाप्त हो जाएगा और यह पांड्य वंश भी समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद। सो वेलकम बैक अगेन। और एक बार फिर से हम लोग उसे कंटिन्यू करते हैं पूर्व मध्यकालीन पांड्य वंश को, और इसके बाद यह पांड्य वंश समाप्त हो जाएगा। एक चीज याद रखेंगे, अभी हमने कुछ देर पहले एक बॉक्स में एरिवारियम ये सभी लिखा था, जो एक उद्यान समिति का कार्यकारिणी समिति होता था, तालाब समिति का, तो उसे आप लोग देख लेंगे। जो चोल वंश में छूट गया था तो उसे देख लेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पांड्य वंश को, कि पांड्यों के द्वारा चोलों की क्षीण शक्ति को देखकर पुनः पांड्य वंश के द्वितीय साम्राज्य का विस्तार। तो हमने बताया था कि एक तो संगम वंश में समाप्त हुआ पांड्य वंश, दूसरा 13वीं शताब्दी तक चला, 6ठी से 13वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी तक, उसके बाद फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी तक चोलों के अधीन इन्होंने काम किया। फिर 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा, और 16वीं शताब्दी के आरंभ में ये पूरी तरह से विलोप हो गए, इनकी समाप्ति हो गई। तो चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं कि पांड्यों के द्वारा चोलों की शक्ति क्षीण होती हुई देखकर
पुनः पांड्य वंश के द्वितीय साम्राज्य का विस्तार किया गया। तो 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो चोल वंश थे उनकी शक्ति छिन्न होती गई। हमने बताया था इसे चोल वंश के शासन में कमजोर होती गई और उसी का फायदा उठाकर पांड्यों ने एक बार फिर से इस पांड्य वंश की द्वितीय साम्राज्य का विस्तार किया। पांड्य वंश के दूसरे साम्राज्य का संस्थापक जटावर्मन कुलशेखर को माना जाता है, जो 1190 से 1213 ईस्वी तक था। तो पांड्य वंश के दूसरे साम्राज्य का जो संस्थापक था उसे जटावर्मन कुलशेखर कहते हैं, जिसका शासन काल लगभग 1190 ईस्वी से 1213 ईस्वी तक था। जटावर्मन कुलशेखर की चोल नरेश कुलोत्तुंग तृतीय के द्वारा पराजय। तो जटावर्मन कुलशेखर को किसने पराजित किया? तो चोल नरेश कुलोत्तुंग तृतीय ने। तो चोल नरेश कुलोत्तुंग तृतीय ने जटावर्मन कुलशेखर को पराजित किया। इसके बाद मारवर्मन सुंदर पांड्य, जिसका शासन काल 1216 से 1238 ईस्वी तक रहता है। मारवर्मन सुंदर पांड्य 1216 ईस्वी से 1238 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। जटावर्मन कुलशेखर का यह पुत्र था। कौन? तो मारवर्मन सुंदर पांड्य, और इसे ही पांड्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पांड्य वंश का जो दूसरे साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो जटावर्मन कुलशेखर को, जो कि जटावर्मन सुंदर पांड्य को, जो जटावर्मन कुलशेखर का पुत्र था, और इसका शासन 1216 से 1238 ईस्वी तक था। मारवर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा चोलों पर आक्रमण करके चिदंबरम तक विजय, किंतु होयसलों के हस्तक्षेप के बाद चोलों की अधीनता स्वीकार करने पर चोलों को मुक्त कर दिया। तो मारवर्मन सुंदर पांड्य ने चोलों पर आक्रमण करके चिदंबरम पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन होयसलों ने चोलों की मदद की और इसके बाद पांड्यों ने चोलों को अधीनता स्वीकार करके उसे मुक्त कर दिया, उसे छोड़ दिया। तो मारवर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा चोलों पर आक्रमण करके चिदंबरम तक विजय, किंतु होयसलों के हस्तक्षेप के बाद चोलों की अधीनता स्वीकार करने पर उन्होंने चोलों को मुक्त कर दिया। मारवर्मन सुंदर पांड्य के समय पांड्य वंश का राज्य कहां तक? तो राज्य विस्तार काफी विस्तृत हो गया। तो मारवर्मन सुंदर पांड्य के समय पांड्य वंश का राज्य विस्तार काफी विस्तृत हो चुका था। मारवर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा पुनः चोल नरेश राजराज तृतीय पर आक्रमण एवं होयसलों के हस्तक्षेप के बाद चोलों की मुक्ति। तो एक बार फिर से इस मारवर्मन सुंदर पांड्य ने चोलों पर आक्रमण किया। उस समय शासक था राजराज तृतीय। तो एक बार फिर से होयसलों ने इस चोलों की मदद की और उसके बाद चोल साम्राज्य की मुक्ति हो गई। पांड्यों ने चोलों को मुक्त कर दिया। इसके बाद मारवर्मन सुंदर पांड्य द्वितीय, जिसका शासन काल 1248 ईस्वी से 1251 ईस्वी तक था। तो मारवर्मन सुंदर पांड्य द्वितीय, जिसका शासन काल 1248 ईस्वी से 1251 ईस्वी तक था, कि चोल नरेश राजेंद्र तृतीय के द्वारा पराजय। इसमें भी होयसलों के द्वारा पांड्य वंश की सहायता, लेकिन इसमें उल्टा होता है कि मारवर्मन सुंदर पांड्य जो था वह राजेंद्र तृतीय, चोल नरेश राजेंद्र तृतीय के द्वारा पराजित होता है। चोल वंश में हमने यह सब बताया हुआ है। और इसमें होयसल ने पांड्य वंश की सहायता की। किसकी? चोलों की सहायता नहीं की, बल्कि पांड्यों की सहायता की। तो पांड्यों की सहायता के बावजूद भी राजेंद्र तृतीय ने इस मारवर्मन सुंदर पांड्य द्वितीय को पराजित किया। इसके बाद जटावर्मन सुंदर पांड्य। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य, जिसका शासन काल लगभग 1251 से 1268 ईस्वी के बीच तक रहता है, इस पांड्य वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य
जिसका शासनकाल 1251 से 1268 ईस्वी तक था, इस पांड्य वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। जटावर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा चेर, होयसल, चोल, तेलुगु, काकतीय और बाणों पर विजय और इसका साम्राज्य विस्तार लंका से नेल्लोर तक। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा चेर, होयसल, चोल, तेलुगु, काकतीय और बाणों पर विजय प्राप्त किया गया और इसने अपना साम्राज्य विस्तार लंका से लेकर नेल्लोर तक किया। याद रखेंगे, जटावर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा चिदंबरम और श्रीरंगम में मंदिरों का निर्माण। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य ने चिदंबरम और श्रीरंगम में कई मंदिरों का निर्माण किया। कहां पे? तो चिदंबरम और श्रीरंगम में। जटावर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा अनेक अभिलेखों और तुलाभारों की रचना, जिसमें इसके वैभव का परिलक्षण। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा क्या किया गया? अनेक अभिलेखों और तुलाभारों की रचना की गई, जिससे इसके वैभव और गौरव का परिलक्षण होता है, इसके वैभव और गौरव का पता चलता है। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा अनेक अभिलेखों और तुलाभारों की रचना, जिसमें इसके वैभव का पता चलता है, परिलक्षण होता है। जटावर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा पांड्य राजकुमारों को उपराजा बनाने की परंपरा की शुरुआत, जिसका उल्लेख विदेशी लेखकों के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा गया है कि किस पांड्य शासक ने अपने राजकुमारों को उपराजा बनाने की प्रथा की शुरुआत की। तो उसका नाम था जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य ने क्या किया कि राजकुमारों को उपराजा बनाने की परंपरा की शुरुआत की, अर्थात जो राजकुमार होते थे, राजा के पुत्र होते थे, राजा की अनुपस्थिति में राजा की जगह शासन को संभालते थे, तो उसे उपराजा कहा जाता था। तो इसकी शुरुआत जटावर्मन सुंदर पांड्य ने की। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य के द्वारा पांड्य राजकुमारों को उपराजा बनाने की शुरुआत, जिसका उल्लेख किसने किया? तो विदेशी लेखकों ने किया। जटावर्मन सुंदर पांड्य का जो उपराजा थे, जटावर्मन वीर पांड्य द्वितीय और मारवर्मन विक्रम पांड्य, इसके पुत्र थे। तो जटावर्मन सुंदर पांड्य के उपराजा कौन थे? तो जटावर्मन वीर पांड्य द्वितीय और मारवर्मन विक्रम पांड्य। पांड्य वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कुलशेखर। तो जटावर्मन कुलशेखर या पांड्य वंश का अंतिम महान शासक था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जटावर्मन कुलशेखर के द्वारा चोल, होयसल, लंका और अन्य दूसरे राज्यों पर विजय। तो जटावर्मन कुलशेखर ने चोल, होयसल, लंका और अन्य दूसरे राज्यों पर विजय प्राप्त किया। जटावर्मन कुलशेखर की शक्ति और वैभव का वर्णन मार्को पोलो और मुस्लिम इतिहासकार वसाफ के द्वारा। तो जटावर्मन कुलशेखर की शक्ति और वैभव का वर्णन किसने किया है? तो प्रसिद्ध विदेशी यात्री मार्को पोलो ने और मुस्लिम इतिहासकार वसाफ ने। तो मुस्लिम इतिहासकार वसाफ और विदेशी यात्री मार्को पोलो ने जटावर्मन कुलशेखर की शक्ति और वैभव का वर्णन किया। मारवर्मन विक्रम पांड्य और जटावर्मन विक्रम पांड्य द्वितीय के बीच सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ। इसमें कुलशेखर की मृत्यु हो जाती है। तो मारवर्मन विक्रम पांड्य और जटावर्मन वीर पांड्य द्वितीय के बीच सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ होता है और इसी संघर्ष में कुलशेखर की भी मृत्यु हो जाती है। पांड्यों की क्षीण शक्ति का लाभ उठाकर जो मलिक काफूर था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति किन्नर था, तो मलिक काफूर के द्वारा पांड्यों की पराजय एवं मदुरा में काफी लूट। तो पांड्यों की क्षीण शक्ति का लाभ उठाकर, कमजोर शक्ति का लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ने
पांड्यों पर आक्रमण किया गया, पांड्यों पर आक्रमण किया और पांड्यों को पराजित करके मदुरा में काफी सारा धन की लूट की। चेर नरेश रवि वर्मन कुलशेखर तथा काकतीयों के द्वारा पांड्य वंश की पराजय। इसी दरमियान चेर नरेश रवि वर्मन कुलशेखर और काकतीयों ने पांड्य वंशों को पराजित किया। 1329 ईस्वी में मुस्लिम सुल्तान खुमरू खां के रूप में पांड्य राजधानी मदुरा में एक प्रांतपाल की नियुक्ति और अनेक सामंत क्या हो गए, तो स्वतंत्र हो गए। तो 1329 ईस्वी में मलिक काफूर ने मदुरा को लूट के वहां पर एक किसे नियुक्त कर दिया, तो खुमरू खान नाम के एक प्रांतपाल की नियुक्ति कर दी। तो खुमरू खान नामक एक प्रांतपाल की नियुक्ति कहां पे कर दी, तो मदुरा में। और इसी समय अनेक सामंत जो थे वे स्वतंत्र हो गए। पांड्यों के अधीन जितने सारे कई सारे सामंत थे वे सभी क्या हो गए, तो स्वतंत्र हो गए। तो 1329 ईस्वी में मुस्लिम सुल्तान खुमरू खां के रूप में पांड्य राजधानी मदुरा में एक प्रांतपाल की नियुक्ति और अनेक सामंत स्वतंत्र हो गए। 1329 के बाद भी पांड्यों की स्थिति मदुरा, रामनाड, तंजौर, दक्षिणी आरकाट और पुदुक्कोट्टई तक। तो 1329 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले के बाद भी पांड्यों की स्थिति मदुरा, रामनाड, तंजौर, दक्षिणी आरकाट और पुदुक्कोट्टई तक बनी रही। कंपन के द्वारा मदुरा पर विजयनगर साम्राज्य स्थापित होने के बाद पांड्यों का प्रभुत्व केवल तिलनेवेली तक। तो कंपन ने पांड्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उसके बाद पांड्यों का जो प्रभुत्व था वह केवल तिलनेवेली तक हो गया। तो पांड्य जहां पे राजधानी थी मदुरा, तो उसके वहीं पे कंपन ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद उसका प्रभुत्व केवल तिलनेवेली तक रह गया पांड्यों का। 16वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्य राजवंश का पूर्ण रूप से लोप। तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्य राजवंश पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, पूरी तरह से इसका इतिहास से नामो निशान मिट जाता है, विनाश हो जाता है। हुएनसांग के द्वारा पांड्य राजवंश का नाम मालकूट। तो हुएनसांग ने पांड्य राजवंश को क्या कहा, मालकूट कहा। तो हुएनसांग ने पांड्य राजवंश को मालकूट की संज्ञा दी। क्या कहा, मालकूट कहा। बरगुन महाराज प्रथम के समय हिंदू एवं जैन धर्म का उत्कर्ष पर बौद्ध धर्म का पतन। तो बरगुन महाराज प्रथम के समय जो शासक था पांड्य वंश का, उसके समय बौद्ध और जो जैन और हिंदू धर्म ये दोनों उत्कर्ष पर थे। इससे पता चलता है कि पांड्य राजवंशों ने बौद्ध धर्म को बिल्कुल ही विनाश किया था और उनके संप्रदायों ने हिंदू और जैन धर्म को अपनाया था। तो बरगुन महाराज प्रथम के समय हिंदू और जैन धर्म उत्कर्ष पर थे, लेकिन बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था। पाणिनि के अष्टाध्यायी रामायण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पांड्य राजवंश की विस्तृत जानकारी। तो पाणिनि के द्वारा रचित महान ग्रंथ अष्टाध्यायी रामायण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पांड्य राजवंश की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। वेली बिकुड़ी दान पत्र के अनुसार पांड्य राजवंश का संस्थापक जो था पल्लसालय मुडुकुडमी, तो संगम युग में ही इसने स्थापना कर दी थी। तो वेली बिकुड़ी दान पत्र से क्या पता चलता है कि पांड्य राजवंश का जो संस्थापक था वह पल्लसालय मुडुकुडमी था। पल्लसालय मुडुकुडमी। पांड्य राजवंश में राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिनिधि परिषद की नियुक्ति। तो पांड्य राजवंश में जो राजा निरंकुश होता था, तो या फिर जो राजा अच्छा भी होता था, अगर वो निरंकुशता को अपनाने का प्रयास करता था तो उसको रोकने के लिए एक प्रतिनिधि परिषद की नियुक्ति होती थी। उसके साथ एक प्रतिनिधि परिषद होता था, याद रखेंगे, काउंसिल ऑफ मेंबर्स काउंसिल होता था।
तो पांड्य राजवंश में राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिनिधि परिषद की नियुक्ति होती थी। तो यह तो था पांड्य राजवंश और यह था पूर्व मध्य काल। तो इस प्रकार पूर्व मध्य काल का सफर यहीं पर होता है समाप्त। पूर्व मध्य काल में सिसोदिया वंश का कुछ हिस्सा जो कि राजपूत वंश का हिस्सा है वह छूटा गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे इस मध्यकालीन भारत के इतिहास को समाप्ति होने के बाद। एक वीडियो में हम लोग उसे देख लेंगे। और उसके बाद हमने बताया था कि मुगल राजवंश का कुछ प्रशासन, उसके बाद शासन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, इन सभी को हम लोग सेपरेट वीडियो में एक बार फिर से देख लेंगे, तो उसे भी देखेंगे। और मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पूरी तरह से पूरा डिटेल में समाप्त करेंगे। तो यह तो था पूर्व मध्यकाल। उम्मीद करते हैं कि इसे हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और पांड्य वंश के बाद हम लोग अगला चलेंगे संगम राजवंश की ओर। महान साम्राज्य था संगम वंश, जिसे विजयनगर साम्राज्य भी कहा जाता है। तो उसी में विजयनगर, तुलुक वंश, सुलुक वंश और कई चीजों को देखेंगे हम लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे अगले वीडियो में एक महान साम्राज्य जिसका नाम था विजयनगर, उसकी राजधानी हम्पी और हरिहर और बुक्का को लेकर। तब तक